आउटग्रोइंग गॉड बुक समरी का भूमिका। क्या आपने कभी सोचा है कि मॉडर्न दुनिया में भी लोग इतनी जोर से रीति रिवाज और सेलिब्रेशन से क्यों जुड़े रहते हैं? इस वीडियो समरी में एक दिलचस्प परिप्रेक्ष्य दिखाया गया है जो देवताओं में लंबे समय से चली आ रही मान्यता को चैलेंज करता है। इसमें आप देखेंगे कि कैसे कॉमन धार्मिक प्रैक्टिसेस क्रिसमस, हनुक्का से लेकर दिवाली और रमजान तक हमारी जिंदगी को इम्पैक्ट करती है और क्यों कुछ लोग कहते हैं कि इनको पीछे छोड़ देना चाहिए। ये डिस्कशन सिंपल क्लियर आइडियाज के साथ ये समझाने की कोशिश करती है कि विश्वास और साइंटिफिक थिंकिंग कैसे प्राचीन परंपराओं पर सवाल उठाते हैं। हमारे साथ जुड़े रहें ताकि आप जान सकें कि ये अनोखा अप्रोच कैसे फैमिलियर रिलीजन्स की आर्ग्यूमेंट्स को डिकंस्ट्रक्ट करता है और ये भी बताता है कि ये बिलीव्स आज के टाइम में कैसे टिके हुए हैं। आपको पुराने रीति रिवाज और मॉडर्न साइंस के बीच के क्लैश के बारे में नए इंसाइट्स मिलेंगे जिससे हमारे वर्ल्ड पर नए सवाल उठते हैं। अंत तक बुक समरी सुनते रहे। दिस वीडियो इंक्लूडिंग इट्स ऑडियो एंड स्क्रिप्ट इज प्रोटेक्टेड बाय कॉपीराइट। Unauthorized reproduction, distribution और piracy is strictly prohibited and may result in legal action. यह वीडियो, इसका ऑडियो और इसकी स्क्रिप्ट कॉपीराइट द्वारा संरक्षित है। बिना अनुमति के इनका पुनरुत्पादन, वितरण या पायरेट करना कड़ाई से मना है और इसके लिए कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। वेलकम टू रिलीजन एंड स्पिरिचुअलिटी हिंदी बुक समरी एपिसोड 4। इस एपिसोड में हम 2019 में प्रकाशित जो रिचर्ड डॉवकिंस द्वारा लिखित किताब आउटग्रोइंग गॉड पर चर्चा करेंगे। इस किताब का पूरा नाम है आउटग्रोइंग गॉड, एक शुरुआती की गाइड। हिंदी में इसके मतलब है गॉड के विचारों के ऊपर उठने के साथ शुरुआत करने के लिए एक मार्गदर्शिका। आउटग्रोइंग गॉड बुक समरी का पहला अध्याय, मिस्ट्री ऑफ बिलीफ। क्या आपने कभी सोचा है कि लोग ऐसा क्यों मानते हैं जो वे मानते हैं? सोचिए, अगर आपका विश्वास सिर्फ जन्म की संयोग हो, सोचिए तो सही। आप एक देवता में इसलिए मान रखते हैं क्योंकि आप ऐसे टाइम और जगह पर पैदा हुए जहां ये सिखाया गया था। देवता अक्सर अद्भुत माना जाता है। वह सब कुछ देखता है, सब कुछ जानता है और सब कुछ कर सकता है। कई लोग उसे देवताओं में एक सुपर हीरो मानते हैं, पर फिर भी अगर वह इतना कूल है तो हजारों में से सिर्फ एक क्यों है? इतिहास में लोगों ने कई देवताओं की पूजा की है। वाइकिंग्स ने कई देवताओं में विश्वास किया। उनके लिए वोतोनमेन देवता थे और थॉर, बिजली के देवता, उनके शक्तिशाली हैमर के साथ। वे स्नोत्रा, ज्ञान की देवी, की भी इज्जत करते थे। जबकि ग्रीक लोगों का अपना एक देवताओं का सेट था, ज्यूस राजा थे। अफ्रोडाइट ने प्यार फैलाया और पोसीडन ने समुद्र की राज की। अगर आप इन देवताओं को यहूदी, ईसाई और इस्लाम के देवता से मिला दें तो ये बस उन कई देवताओं में से एक छोटा सा हिस्सा है जिन्हें लोगों ने पूजा किया है। कई देशी अफ्रीकी ग्रुप्स में सूर्य देवता होते हैं जैसे अयानुवु, मामू और नगाई। ऑस्ट्रेलिया में अबोरिजिनल लोग भी सूर्य देवताओं की पूजा करते थे जैसे बिला, वाला और करुआ। ये साफ है कि आप जिस चीज़ में विश्वास करते हैं वह इस बात पर निर्भर करता है कि आप कब, कहाँ पैदा हुए हैं। अगर आप वाइकिंग टाइम में पैदा हुए होते तो शायद आप वोतोन और थॉर के पीछे चलते। वहीं ऑस्ट्रेलिया में आप किसी सूर्य देवता की ओर देखते। यह किताब हमें एक गहरी सोच पर सवाल उठाने के लिए कहती है। क्या हम पक्का हो सकते हैं कि हमारा देवता ही असली देवता है? ये आज की हॉलीडे बुक्स की सच्चाई को चैलेंज करती है। इनके उद्गम में सवाल और शक छिपे हुए हैं। हमारे साथ जुड़े रहें क्योंकि हम इन आइडियाज को और गहराई से एक्सप्लोर करेंगे। यह जर्नी शायद आपके फेथ और हिस्ट्री देखने के तरीके को बदल दे। आउटग्रोइंग गॉड बुक समरी का दूसरा अध्याय, चैलेंजिंग ओल्ड स्टोरीज। क्या आपने कभी सोचा है कि हॉलीडे बुक्स में लिखी बातें कितनी सच्ची हो सकती हैं? एक टेलीफोन गेम की तरह सोचिए। एक व्यक्ति अगली तक एक कहानी फुसफुसाता है। हर फुसफुसाहट में कहानी थोड़ी बदल जाती है और अंत में वो पूरी तरह से अलग लगने लगती है। इसी तरह कई हॉलीडे बुक्स बनी जिन्हें दशकों, सदियों तक मुंह से मुंह तक बताया गया, जिससे उन पर भरोसा करना मुश्किल हो जाता है। न्यू टेस्टामेंट पर गौर कीजिए। यह क्रिश्चियन बाइबल का एक अहम हिस्सा है जिसमें 4 गॉस्पेल हैं, मैथ्यू, मार्क, ल्यूक और जॉन।
सबसे पुराना गॉस्पेल मार्क यीशु के मरने के 30 से 40 साल बाद लिखा गया था। उस गैप के बारे में सोचिए। 4 दशकों में बहुत कुछ बदल सकता है और ये बस बाइबल का एक हिस्सा है। ओल्ड टेस्टामेंट जो तनाक से आया है उस पर भी शक उठते हैं। इसे उन घटनाओं के सदियों बाद लिखा गया था जिनका वर्णन इसमें है। इसकी कहानियों को सपोर्ट करने वाले पुरातात्विक या ऐतिहासिक सबूत काफी कम हैं। उदाहरण के लिए ओल्ड टेस्टामेंट में बताया गया है कि यहूदी लोग मिस्र में कैद थे, पर अब तक ऐसा कोई सबूत नहीं मिला जो ये साबित करे। और भी छोटी गलतियां हैं। ओल्ड टेस्टामेंट में कहा गया है कि पैगंबर अब्राहम के पास ऊंट थे, जबकि इतिहास बताता है कि ऊंट अब्राहम के टाइम के बाद ही डोमेस्टिकेट हुए थे। ये छोटी छोटी गलतियां मिलकर सुझाव देती हैं कि हॉलिडे बुक्स, जिसमें बाइबल भी शामिल है, शायद इतिहास के सच्चे रिकॉर्ड नहीं हैं। अगर इन किताबों की कहानियां एक टेलीफोन गेम की तरह बदल गई हों, तो हम उन पर भरोसा क्यों करें? अगर तथ्य भरोसेमंद नहीं है, तो क्या वे सच में भगवान के अस्तित्व को साबित कर सकते हैं? यह किताब हमें चुनौती देती है कि हम फेथ और हिस्ट्री के बारे में जो सुना है उस पर सवाल उठाएं। हमारे साथ बने रहें, क्योंकि हम इन आइडियाज में और गहराई से उतरेंगे। आउटग्रोइंग गॉड बुक समरी का 3रा अध्याय, एक कड़ा सबक। सोचिए, आप स्कूल से घर आते हैं और आपके पापा आपका इंतजार कर रहे होते हैं। वो आपको कहते हैं बोनफायर में शामिल हो जाओ, और चूंकि आपको बोनफायर पसंद है, आप तुरंत हाँ कर देते हैं। पर जैसे ही सारी लकड़ियां जमा होती हैं, कुछ ऐसा होता है जो आपको चौंका देता है। आपके पापा बिना कुछ कहे आपको उठाकर लकड़ियों पर फेंक देते हैं, जैसे कि वह आपको बारबेक्यू करना चाहते हो, मानो भगवान ने ऐसा करने का आदेश दिया हो। ये कहानी बाइबल की अब्राहम और उनके बेटे की लगभग कुर्बानी की कहानी जैसी है। सोचिए, अगर आप वो बच्चा होते जिसे कुर्बान किया जाने वाला हो, क्या आप सुरक्षित महसूस करते? एक प्यार भरी हस्ती शायद आपको बचाकर रखनी चाहिए, लेकिन ऐसा भगवान जो मोहब्बत की परीक्षा के लिए अपने ही बच्चे को कुर्बान करने को कहे, वो बहुत क्रूर लगता है। अब्राहम की कहानी में भगवान ने आखिरी पल में कुर्बानी रोक दी, जो दया जैसा लग सकता है, पर इसका मतलब ये नहीं कि भगवान हमेशा दयालु होते हैं। एक और कहानी बताती है जेफ्थाह की, एक इजरायली जनरल जिन्हें बैटल जीतने में मदद चाहिए थी। उन्होंने वादा किया कि अगर भगवान उनकी दुश्मनों को हराने में मदद करते हैं, तो वो घर में देखे गए पहले व्यक्ति की कुर्बानी देंगे। जीत के बाद उनकी बेटी सबसे पहले उनका स्वागत करने आई। अंततः जेफ्थाह को अपना वादा निभाना पड़ा और भगवान ने इस दुखद घटना को नहीं रोका। ये कहानियां यहीं खत्म नहीं होती। किताब के अन्य हिस्सों में सख्त वॉर्स के लिए निर्देश दिए गए हैं। भगवान ने इजरायलियों से कहा, आज के इजराइल के नाम वाली जमीन के लिए लड़ो और पूरे ट्राइब्स को मिटा दो। पुरुष, महिलाएं और यहाँ तक कि बच्चे भी बख्श नहीं गए। कुछ लोगों के साथ तो बहुत बुरा बर्ताव किया गया। ये कहानियां हमें सोचने पर मजबूर करती हैं कि क्या यही गाइड हमें फॉलो करना चाहिए? शायद हमें ऐसे रोल मॉडल की तलाश करनी चाहिए जो प्यार और सुरक्षा दिखाएं, न कि क्रूरता और सख्त टेस्ट। आउटग्रोइंग गॉड बुक समरी का 4थी अध्याय, बदलते मोरल्स। क्या आपने कभी सोचा है कि आज जो सही लगता है वो पहले गलत माना जाता था? हमारे नैतिक मूल्य समय के साथ बदलते रहते हैं। बहुत पहले लोग दूसरों को अपना समझते थे, बाजार जाकर गुलाम खरीदते थे और ये प्रैक्टिस पूरी तरह से नॉर्मल मानी जाती थी। आज गुलामी को बेहद गलत समझा जाता है। महिलाओं के बराबर अधिकार बहुत हाल ही में मिले हैं। ब्रिटेन में 1928 में, स्विट्जरलैंड में 1971 में और कुछ जगहों पर जैसे सऊदी अरब में ये अधिकार बस पिछले कुछ सालों में मिले। रिलीजन का इस्तेमाल अक्सर इन अनफेयर प्रैक्टिसेस को जस्टिफाई करने के लिए किया जाता था। कुछ हॉलिडे बुक्स में ऐसे व्यूज मिलते हैं जो काफ़ी प्रॉब्लमैटिक हैं। उदाहरण के लिए बाइबल में एक कमांड है कि आपको अपने पड़ोसी की वाइफ या सर्वेंट्स को कामना नहीं करनी चाहिए, ऐसा मानो आप उन्हें अपने ही समझ सकते हो। कुरान में भी ऐसे पैसेज हैं जो महिलाओं को मर्दों से निचले पोजीशन में दिखाते हैं। यही वजह है कि कुछ मुस्लिम देशों में जैसे सऊदी अरब महिलाओं को अभी भी बहुत रेस्ट्रिक्शंस का सामना करना पड़ता है। हमारे मोरल्स फिक्स्ड नहीं हैं, वो समाज के बढ़ने और सीखने के साथ बदलते रहते हैं।
अगर हमें पुराने हॉलीडे बुक्स जैसे बाइबल और कुरान के रूल्स फॉलो करना पड़ता तो शायद हम आज भी वही करते जो अब हमें बेहद टेरेबल लगते, जैसे महिलाओं को प्रॉपर्टी समझना या मासूम लोगों को नुकसान पहुंचाना। यहाँ तक कि हॉलोकास्ट जैसी घटनाएं भी हमें याद दिलाती हैं कि पुराने प्रेजुडिस बिना चैलेंज किए कितने नुकसानदेह हो सकते हैं। एडोल्फ हिटलर ने सदियों पुराने बायस पर बिल्ड किया था जो कुछ क्रिश्चियन टीचिंग में मिले थे। आज ज्यादातर लोग इस बात पर कंफर्म हैं कि दूसरों को चोट पहुंचाना गलत है। हम अपने रीजन और एम्पैथी पर भरोसा करते हैं ये तय करने के लिए कि क्या मोरल है। ये दिखाता है कि असली गाइडलाइंस हमारे अंदर से आती हैं, न कि पुराने टेक्स्ट से। आउटग्रोइंग गॉड बुक समरी का 5वां अध्याय, बिल्डिंग लाइफ। क्या आपने कभी सोचा है कि जीवित चीजें कैसे बनती हैं? बहुत लोग मानते हैं कि आसमान में कोई मास्टर बिल्डर है, मानो एक आर्किटेक्ट एक ब्लूप्रिंट तैयार करे और वर्कर्स उसी प्लान पर घर बनाते हो। पर नेचर बिल्कुल अलग ही ढंग से काम करता है। सोचिए, एक टर्माइट माउंड, ये एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है जिसमें चिमनी जैसी टावर हो और अजीबोगरीब शेप्स। कोई टर्माइट पूरा प्लान लेकर सबको नहीं बताता कि क्या करना है। हर टर्माइट कुछ सिंपल रूल्स फॉलो करती है। अगर उसे कहीं कीचड़ का एक ढेर सही शेप में दिखे तो वह थोड़ा और जोड़ देती है। जल्दी ही एक बड़ा माउंड बन जाता है। इसे बॉटम अप डिजाइन कहते हैं, यानी छोटे छोटे हिस्सों से धीरे धीरे बनता है। जीवित चीजें भी ऐसे ही बढ़ती हैं। ऊपर से कोई मास्टर प्लान नहीं होता। लाइफ डीएनए से शुरू होती है, एक स्पेशल कोड से जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में बंटा है। हर पार्ट में बनाने के इंस्ट्रक्शंस होते हैं। जब आप बेबी थे तो आप एक सिंगल सेल से शुरू हुए थे। उस सेल के अंदर डीएनए ने इंस्ट्रक्शंस दे दिए जो सेल को 2 में स्प्लिट कर देते हैं। फिर हर सेल फिर से स्प्लिट होने लगती है और जल्दी ही बहुत सारे सेल्स मिलकर आपका बॉडी बना देते हैं। ये प्रोसेस बहुत सिंपल है। हर सेल एक ही छोटे रूल्स फॉलो करती है। कोई ग्रैंड डिजाइन नहीं, फिर भी नतीजा एक जीवित सांस लेने वाला इंसान होता है। सबसे छोटे बग से लेकर सबसे बड़े एनिमल तक हर क्रिएचर इसी बॉटम अप तरीके से बनता है। और ये आइडिया कि कोई देवता ऊपर बैठा है हर डिटेल डिजाइन करता है, असल में लाइफ के काम करने के तरीके से मेल नहीं खाता। आखिर में नेचर हमें दिखाता है कि लाइफ सिंपल शुरुआत से बढ़ती है, जैसे एक टर्माइट माउंड। लाइफ अपने आप कई छोटे पार्ट से बिल्ड होती है और यही चीज लाइफ को इतनी अनप्रेडिक्टेबल और कमाल की बनाती है। आउटग्रोइंग गॉड बुक समरी का 6वां अध्याय, अडैप्टिंग टू लाइफ। क्या आपने कभी सोचा है कि जीवित चीजें अपने आसपास के माहौल के हिसाब से कैसे बदलती हैं? जैसे जब ठंड लगती है तो आप एक गर्म स्वेटर पहन लेते हैं, वैसे ही नेचर में क्रिएचर्स सरवाइव करने के लिए अडैप्ट होते हैं। उन्हें अलग अलग चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है और धीरे धीरे वे सीख जाते हैं कि कैसे अडैप्ट करना है। इस प्रोसेस को इवोल्यूशन कहते हैं। सोचिए समुद्र के फर्श पर रहने वाली फिशेस के बारे में। कुछ फ्लैट बॉडीड फिशेस जैसे स्केट्स और रेज जमीन के साथ पैरेलल लेटती हैं, उनके पेट नीचे। दूसरी फिशेस जैसे फ्लाउंडर, प्लेस और सोल अलग ढंग से लेटती हैं, उनके बॉडी परपेंडिकुलर यानी फर्श के बिल्कुल सीध में हो जाते हैं। शुरुआत में इससे प्रॉब्लम हो गई थी क्योंकि उनकी एक आई जमीन की तरफ देखने लगी थी, जिससे ऊपर के डेंजर को देखना मुश्किल हो जाता था। लेकिन कई जनरेशन्स में इन फिशेस ने चेंज किया। उनके स्कल्स मुड़ गए और शिफ्ट हो गए, अब दोनों आईज ऊपर की तरफ हैं। इस चेंज ने उन्हें बेहतर तरीके से सरवाइव करने में मदद की। उनके बॉडी से हमें पता चलता है कि ये फिशेस पहले अलग थीं। उनके एंसेस्टर्स या तो अपराइट या फ्लैट होते थे और जैसे जैसे वे समुद्र के फर्श पर अडैप्ट हुई, उनके बॉडी शेप्स बदल गए। ये चेंज रैंडम नहीं है बल्कि एक नेचुरल प्रोसेस है जो हजारों और मिलियंस ऑफ ईयर्स में होता है। चार्ल्स डार्विन मिड 1800 के एक नेचुरलिस्ट ने पहली बार इस आइडिया को एक्सप्लेन किया था। उन्होंने दिखाया कि लाइफ धीरे धीरे चेंज होती है जब ऑर्गेनिज्म अपने आसपास के माहौल के हिसाब से अडैप्ट होते हैं। ये किसी मास्टर डिजाइनर का काम नहीं है बल्कि कई छोटे छोटे चेंजेस का रिजल्ट है जो समय के साथ जुड़ते जाते हैं।
हर ट्विस्ट और टर्न एक एनिमल के बॉडी में उसकी हिस्ट्री का एक हिस्सा बताता है। जब आप एक फ्लाउंडर की आइज देखते हैं तो आप समझ सकते हैं कि उसने किस तरह प्रॉब्लम सॉल्व की। ये हमें बताता है कि नेचर कितनी सरप्राइजिंग तरीके से लाइफ को शेप कर सकता है। इवोल्यूशन एक ऑन्गिंग प्रोसेस है, एडेप्टिंग और चेंज होने का, और ये दिखाता है कि लाइफ हमेशा एक वर्क इन प्रोग्रेस रहती है। आउटग्रोइंग गॉड बुक समरी का 7वां अध्याय, अमेजिंग चीतास। क्या आपने कभी सोचा है कि चीतास इतने परफेक्ट हंटिंग के लिए कैसे बन गए? नेचर की खूबसूरती और हर जीव के पीछे की मेहनत एक बार गौर करने लायक है। नेचर मिस्टीरियस तरीकों से काम करता है। बहुत लोग मानते हैं कि ऐसे अमेजिंग जानवर एक पावरफुल क्रिएटर द्वारा डिजाइन किए गए होंगे, पर एक और तरीका भी है इसे देखने का। ये आइडिया नेचुरल सिलेक्शन से आता है। सोचिए, आप एक चीता को उसकी प्रे के पीछे स्प्रिंट करते हुए देख रहे हैं। चीता स्ट्रॉन्ग और ग्रेसफुल है। आपको ऐसा लग सकता है जैसे किसी ने उसके हर डिटेल को काफी ध्यान से प्लान किया हो। लेकिन नेचर एक अलग कहानी बताता है। चार्ल्स डार्विन की किताब के अनुसार समय के साथ छोटी छोटी चेंजेस मिलकर इन अद्भुत जानवरों को बनाती हैं। एक एक छोटी चेंज बड़ी डिफरेंस ला सकती है। कल्पना कीजिए एक बेबी चीता की जिसकी थोड़ी लंबी क्लॉज हो। ये उसके जीन में एक छोटा म्यूटेशन है जो चांस से हुआ। चीता अभी भी चीता है, लेकिन उसकी थोड़ी लंबी क्लॉज उसे प्रे के पीछे दौड़ते समय एक छोटा सा एडवांटेज देती है। इससे चीता जमीन पर ज्यादा अच्छी पकड़ बना पाता है। इसी छोटे एडवांटेज के कारण उसके सरवाइव करने के चांस बढ़ जाते हैं और वह बड़ा होकर क्यूब्स पैदा करता है। ये क्यूब्स भी वही यूजफुल ट्रेट इनहेरिट करेंगे। हालांकि नेचर में कई चेंजेस हानिकारक हो सकते हैं, पर कुछ ऐसे भी हैं जो लाइफ को बेहतर बनाते हैं। जब कोई चेंज किसी जानवर की सरवाइव में हेल्प करता है तो वह जीन आगे पास हो जाता है। ये स्लो प्रोसेस कई जनरेशन्स में हमें आज के ये अमेजिंग क्रिएचर्स तक ले आता है। तो अगली बार जब आप एक चीता देखें तो याद रखिए कि छोटे छोटे रैंडम चेंजेस की कितनी क्वाइट पावर होती है। ये किसी ग्रैंड डिजाइन का काम नहीं है, बल्कि नेचुरल सिलेक्शन का पेशेंट प्रोसेस है जो लाइफ को शेप करता है। चीता की स्टोरी आपको नेचर के सबसे छोटे डिटेल्स में भी वंडर दिखाने की याद दिलाती है। आउटग्रोइंग गॉड बुक समरी का 8वां अध्याय, सुपरस्टिशंस इवॉल्व्ड। क्या आपने कभी सोचा है कि हम कभी कभी अजीब निशानों पर क्यों विश्वास कर लेते हैं? कल्पना कीजिए, आप अफ्रीका के मैदानों में एक शुरुआती मानव हैं। आप खाना ढूंढ रहे होते हैं और अचानक घास की सरसराहट सुनते हैं। ये सिर्फ हवा हो सकती है या कोई शेर जो हमला करने के लिए इंतजार कर रहा हो। उस पल आप तुरंत दौड़ पड़ते होंगे। यही सावधानी भरा इंस्टिंक्ट हमारे एंसेस्टर्स को सुरक्षित रखने में मदद करता था। हमारे दिमाग पैटर्न देखने के लिए बने हैं। इसी स्किल की वजह से हमारे पूर्वज नेचर में खतरे जल्दी पहचान लेते थे और तुरंत रिएक्ट करना सीख जाते थे। समय के साथ ये आदत नेचुरल सिलेक्शन के जरिए पीढ़ी दर पीढ़ी चली आई। धीरे धीरे हमारे ब्रेन्स ने उन घटनाओं के बीच लिंक देखना शुरू कर दिया जो असल में जुड़े हुए नहीं थीं। उदाहरण के तौर पर, एक बीमार बच्चा शायद तब ठीक हो जाए जब एक बैल की कुर्बानी दी जाती हो। पेरेंट्स ने इस टाइमिंग पर ध्यान दिया और माना कि बैल की मौत ने उनके बच्चे की बीमारी ठीक कर दी। जल्दी ही कई लोगों ने सोचना शुरू कर दिया कि ऐसे एक्शंस किस्मत बदल सकते हैं। इसी से सुपरस्टिशियस प्रैक्टिस की शुरुआत हुई। कुर्बानी, प्रेयर और अन्य रिचुअल्स इसी जरूरत से पैदा हुए कि अनजान चीजों को समझा जाए। सिर्फ इंसान ही नहीं, यहाँ तक कि कबूतर भी ऐसा ही बिहेवियर दिखाते हैं। साइकोलॉजिस्ट बीरेफ स्किनर ने 8 कबूतरों के साथ एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें एक अपैरटस रैंडम टाइम्स पर खाना ड्रॉप किया जाता था। 6 कबूतर कुछ एक्शन रिपीट करने लगे। एक कबूतर अपना हेड लिफ्ट करता, दूसरा पेकिंग मूवमेंट्स करता। उन्हें लगा कि ये एक्शंस खाना लाते हैं। हम इंसान तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स और थॉटफुल हैं, पर हमारी पुरानी पैटर्न ढूंढने की आदत अभी भी बनी हुई है। ये आइडिया आउटग्रोइंग गॉड नाम की किताब के समरी में
डिस्कस किया गया है, जिसे रिचर्ड डॉकिंस ने लिखा है। इससे हमें पता चलता है कि मीनिंग की हमारी ज़रूरत शायद इवोल्यूशन का एक बाय प्रोडक्ट हो सकती है। तो अगली बार जब आपको किसी सुपरस्टिशन की ओर खिंचाव महसूस हो तो याद रखिए, ये शायद आपका पुराना ब्रेन है जो आपको प्रोटेक्ट करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है। आउटग्रोइंग गॉड बुक समरी का निष्कर्ष। रिफ्लेक्ट एंड लर्न। इस बुक समरी में आपने जाना कि जब सबूत साफ साफ दिखाते हैं कि भगवान मौजूद नहीं, तो फिर भगवान में विश्वास करने की कोई खास जरूरत नहीं बचती। आपने ये भी महसूस किया कि भगवान कोई ऐसा आदर्श नहीं है जिन्हें आंख बंद करके फॉलो किया जाए। असल में हमारे दिमाग कुछ ऐसे डिजाइन हुए हैं कि हम आसानी से सुपरस्टिशियस हो जाते हैं। यही ट्रेट एक वक्त पर हमारे एंसेस्टर्स को एक डेंजरस और अनप्रेडिक्टेबल वर्ल्ड में सरवाइव करने में मदद करता था। लेकिन अब हम थोड़ा और समझदार हो चुके हैं। हमें ये समझ में आने लगा है कि डिवाइन बीइंग का आइडिया बस एक खूबसूरत लेकिन झूठा इल्यूजन है। इस समरी ने हमें ये भी दिखाया कि इवोल्यूशन उस कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड को जो हमें चारों तरफ दिखती है से एक्सप्लेन करने का एक सिंपल और पावरफुल तरीका है। ये समझाता है कि सबसे छोटे जीव जैसे बैक्टीरिया भी वक्त के साथ धीरे धीरे एवोल्व होते गए, और हम खुद इस ग्रैंड प्रोसेस का एक लिविंग ब्रीडिंग एग्जाम्पल हैं। जब भी आप किसी ऐसी चीज से टकराएं जो आपके लिए एक मिस्ट्री हो, तो साइंस पर भरोसा कीजिए। बायोलॉजी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के लॉज पहले ही लाइफ के कई रहस्यों को खोल चुके हैं। इन्हीं ने हमें ये समझने में मदद की कि एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म कैसे धीरे धीरे इतना जटिल और गजब का प्राणी बन पाया। याद रखिए, पैटर्न देखने की हमारी पुरानी गहरी आदत हमें सुपरस्टिशन की तरफ खींच लाती है। यही आदत बार बार हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि कोई दिव्य प्लान जरूर होगा। लेकिन अब हमें मालूम है साइंस इससे कहीं बेहतर जवाब देता है। आपकी फीडबैक हमारे लिए बहुत कीमती है। अपने थॉट्स नीचे कमेंट्स में ज़रूर शेयर कीजिए, और हाँ, अगली बुक समरी के लिए जुड़े रहिए। डिस्क्लेमर: इस सामग्री की कोई भी डिजिटल प्रति जिसे पायरेसी या बिना अनुमति डाउनलोड करके साझा किया जाता है या किसी ऑनलाइन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड किया जाता है, उसे कॉपीराइट कानून के अनुसार स्पष्ट अपराध माना जाएगा। पायरेसी एक गंभीर अपराध है और इसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा कॉपीराइट उल्लंघन के कारण आपके YouTube चैनल या पेज पर स्ट्राइक लगाया जा सकता है, यहाँ तक कि उसे डिलीट भी कर दिया जा सकता है। अतः कृपया पायरेसी न करें और पायरेसी का समर्थन न करें। यह सामग्री उल्लिखित पुस्तक के संदर्भ स्रोत पर आधारित है। हालांकि इसमें मानवीय या यांत्रिक त्रुटियों के कारण कुछ अनचाही गलतियां या असंगतताएं हो सकती हैं। यदि आप कोई गलती या असंगति पाते हैं तो कृपया हमें क्षमा करें और टिप्पणी यानी कमेंट या फिर संदेश यानी मैसेज के माध्यम से सूचित करें। यदि आपको इस पुस्तक का सारांश यानी बुक समरी की सामग्री पसंद आता है और आप पुस्तक का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, तो कृपया ऑनलाइन या ऑफलाइन किताब की दुकान से इस पुस्तक को खरीदकर पढ़ने का प्रयास करें। धन्यवाद।